हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की वीडियो बीए 5th सेमेस्टर हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही है। एंड आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली यूनिट 4 को पढ़ेंगे। ओके, जो हमारा यूनिट 4 था वो बोलता है कि नाट्यशास्त्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम जानेंगे कि बेसिकली नाटक के बारे में इसमें अच्छे से जानने वाले हैं, रंगमंच के बारे में जानने वाले हैं कि पहले तो नाटक क्या होता है उसको समझेंगे। कोई एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगी क्योंकि कोटेशन लिखना ही होता है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर नाट्यशास्त्र के प्रमुख अंगों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके अगर टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर रंगमंच की विशेषता को डिस्कस करेंगे, कितने तरीके के रंगमंच होते हैं। जो हमारा मेन रंगमंच होता है उसके 2 भाग होते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे कि कैसे 2 पार्ट्स में डिवीजन है। एंड देन रंगमंच की विशेषताओं के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा इतने घबराने की ज़रूरत नहीं कि कितना छोटा सा दिख रहा है। लेट मी जूम दिस फर्स्ट फॉर यू ऑल। अब आराम से आप लोग वर्ड टू वर्ड देख पाओगे। आई एम नॉट गोना टेल यू वर्ड बाय वर्ड बिकॉज मैं आपको एक बुक की इमेज इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल कि हम पीपीटी में कम डालते हैं तो आपको लगता है यार कंटेंट कम पड़ गया। क्योंकि देखो ये सब जो चीज़ें हैं हमारी वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो मोटा मोटा 5 मार्क्स में अगर पेज डिवीजन कर दो, 32 पेजेस को अगर डिवाइड करें तो 2-2.5 पेज अगर रख सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो हम आपको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, राइट। बट कुछ लोगों का होता है कि नहीं हमें बुक चाहिए क्योंकि बुक नहीं खरीदना चाहते हैं बट बुक से ही पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बार पीपीटी नहीं बनाई, इस बार मैंने बुक के पेजेस को रख लिया एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी क्लियर। तो जब भी मैं मूव करूँगी आप वीडियो स्टॉप कर लेना और आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैम ने ये नहीं बताया, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ा सा। देखो नाट्यशास्त्र भरत मुनि जो हमारे आचार्य हैं, भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है प्रॉपर, जिसमें जैसे आपको पता है कि कोई भी बुक दी रहती है तो उसमें थ्योरीज दी रहती हैं, सिद्धांत दिए होते हैं, उनके मतों के बारे में डिस्कशन होता है। तो वैसे ही भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिख के एक नाटक को स्थापित करने का काम किया है, ठीक है। ओके, अब फिर हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। आई होप देखिए नाट्यशास्त्र के बारे में हम यही लिख सकते हैं कि एक ग्रंथ है जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है और इसको बेसिकली हम लोग भारतीय प्रदर्शन कलाओं की एक आधारशिला के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत में नाटक सदियों से होता आ रहा है। आज के ज़माने में जो नाटक होते हैं हो सकता है कि उसका एक जो कथा वस्तु है या फिर जो मेन इसका कोर आइडिया है वो हो सकता है कि इंटरटेनमेंट हो गया हो इस टाइम। क्योंकि द वर्ल्ड जो कि इस टाइम हम लोग रह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा सा टेंस है, डिप्रेस्ड है और फ़ोन की वजह से तो और भी ज़्यादा एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में कैप्चर हो चुका है। तो उससे मनोरंजन के लिए कहीं ना कहीं नाटक आज हो गए हैं। बट फिर भी आज भी सोसाइटी में ऐसे नाटक अवेलेबल हैं, दिखाए जाते हैं जो समाज में चेंजेस लाने के लिए होते हैं। हैव यू एवर बीन द पार्ट ऑफ नुक्कड़ नाटक एंड एनी नाटक ड्रामा दैट इज परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ कॉमन पीपल, जो आम लोगों के सामने दिखाया जा रहा हो, दर्शाया जा रहा हो, अगर उसका कभी आप पार्ट हो या देखा भी हो तो भी एक पार्ट गाएंगे तो आपको समझ में आता है कि नुक्कड़ हो तो भी एक ड्रामा शो किया जा रहा है, एक नॉर्मल कॉमन ड्रामा हो जो किसी में भी किसी कहानी का मंचन हो जिसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी को आप कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे होगे। दैट इज कॉल्ड नाटक, ठीक है, ड्रामा। और नाट्यशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं की एक आधारशिला के रूप में है। उन्होंने भरत मुनि ने इसको स्थापित किया और हम बेसिकली नाटक को क्यों दिखाते हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। और जो भरत मुनि है अगर उनके बारे में बताएं तो उनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे और इवन गूगल पे भी अवेलेबल है। बट अगर आपको नॉर्मली जानना हो कि वो किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो उन्होंने रस सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है और उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकारा है, ठीक है। अब हम मेन अपने कोर कंटेंट पे आते हैं, जो पूछा जाता है चीज़ें ना हम वो बताएंगे। तो नाटक क्या होता है? नाटक जीवन की एक यथार्थ अभिव्यक्ति है। जैसे हम बोलते हैं ना, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो लिखा जाता है वो भी सोसाइटी के लिए होता है, उसी लिटरेचर को जब परफॉर्म करने लगते हैं तो वो भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। जो रियल लाइफ में हो रही है, यथार्थ की अभिव्यक्ति है, उसी को नाटक में दिखाया जाता है। सभी काव्यों में श्रेष्ठ नाटक को भरत मुनि ने
पंचम वेदों की संज्ञा प्रदान की है, स्थान दिया। जैसे हमारे जो 4 वेद होते हैं, भरत मुनि कहते हैं नाटक 5वां वेद है, ठीक है। अब देखो यही सारे पॉइंट्स आपको गूगल व्हाट आई एम सेइंग, इस तरीके के पॉइंट्स आपको अपने एग्जाम कॉपी में लिखना है, सो दैट आंसर लगे कि हाँ कुछ लिखा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी हर चीज़ पढ़े। आपकी कुछ चीज़ें इफेक्टिव लगती हैं तो ही वो मार्क्स देता है, अदरवाइज बाद में बहुत अच्छा लिखा हो डजेंट मैटर, जनरल मार्किंग दे के ही हटाएंगे, ठीक है। देयर इज़ नो टाइम, क्योंकि देयर इज बंडल ऑफ कॉपीज, देयर इज नो बडी हु इज़ फ्री टू चेक दैट, है ना। और पर कॉपी के पास जो पैसा लगा होता है वो तो बात अलग ही है, ठीक है। हर कॉपी पे एक पैसे मिलते हैं, तो लोग चाहते हैं हम ज़्यादा कॉपी चेक करें, हमें उतने पैसे मिले, राइट। सो ये थोड़ा धांधली भी हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी अर्न कर लेंगे, तो ये भी एक इशू हो जाता है बच्चों के साथ थोड़ा सा। खैर, जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति है नाटक। सभी काव्यों में श्रेष्ठ नाटक को ही भरत मुनि ने क्या बोला, एक पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की है। नाटक अभिव्यक्ति प्रदर्शन का एक साधन है जिससे सभी कलाओं का समावेश होता है, ठीक है। नाटकों में घटना का चित्रण नहीं किया जाता, बल्कि घटी हुई चीज़ों का उद्घाटन काव्य की भावुकता व रंग बिरंगे दृश्य विधान में सजीव पात्रों की क्रियाशीलता के साथ होता है। अब देखो अभी मैंने बोला ना कि नाटक में चीज़ें घटित नहीं होती, घटित चीज़ों की एक नाटक होती है। जैसे हमारे सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें बहुत शुरू से अवेलेबल है एंड आज तक वो एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में। जिसके यहाँ नहीं होता है वो, जैसे जो फीमेल पर्सन है जिसके पास फैसिलिटी है अपने लिए स्टैंड लेने का, वो गलत चीज़ें प्रमोट कर रही, और वो वुमेन जिसे एक्चुअली नीड है उसके पास वो नीड नहीं पहुँच रही। इसीलिए अभी का जो फेमिनिज्म है वो थोड़ा सा स्यूडो की तरफ बढ़ गया है कि जिनको एक्चुअल में नीड है, जिनके घर में एक्चुअल में ऐसा होता है, जिनके यहाँ एक्चुअल में सप्रेस की जाती है, उन लोगों के पास कोई नहीं पहुँच रहा है। जिन लोगों के पास हर चीज़ है वही लोग अपने आप को शो करें कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। सो आई थिंक ये अलग लेवल का है। बट खैर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो अभी हम बोलेंगे ना कि हम नाटक कराना चाहते हैं कि कौन कौन से कोई आइडियाज़ दो। आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में पूछें या हम अपने क्लासरूम में पूछें, तो लोगों का ये होता है कि मैम डोमेस्टिक वायलेंस पे करा दें, फिर कोई कहा कि मैम स्टूडेंट सुसाइड पे करा दें, फिर कोई कहा कि मैम स्टडीज़ प्रेशर्स को दिखा सकते हैं नाटक में, फिर आप लोग कहोगे कि मैम इस टाइम जो एआई बढ़ रहा है वो कैसे जॉब छीन रहा है या एआई कैसे जॉब दे सकता है, इस पर नाटक दिखा दें। तो अभी आप एक चीज़ गेस कर पा रहे होगे कि हमारी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं और उसी को हम नाटक के रूप में दिखा रहे हैं। यानी नाटकों में चीज़ों की घटना घटित नहीं होती, घटित चीज़ों का एक नाटक प्रस्तुति होता है। कैसे प्रस्तुत किया जाता है, सजीव पात्रों के थ्रू, है ना, रंग बिरंगे दृश्य दिखाकर, कपड़ों से, विधान से, इस तरीके की चीज़ें से हम उस घटित चीज़ों को अपने नाटक में दिखा सकते हैं, ठीक है। नाटक को इस तरीके, नाटक को बहुत लोग कहते हैं कि एक दृश्य काव्य है जिसको हम देखते हैं, ठीक है। ओके, अभी अभिनव गुप्त का एक डेफिनेशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक छोटा सा डेफिनेशन है, नॉर्मल 2 to 3 लाइन्स का। आई होप आप ये लाइन देख पा रहे हो। नाटक का स्वरूप आधारित करते हुए आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है कि नाटक एक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष कल्पना एवं अधिवस्या का विषय बनकर सत्य एवं असत्य से समन्वित विलक्षण रूप धारण कर जनसाधारण की आनंदोपलब्धि का विषय बनता है। अगर इसको आप याद कर सकते हो, वेरी गुड। प्लीज़ इसको कोटेशन में लिख देना, है ना। इनका नाम ब्लैक से लिखना और ये ब्लू से लिखना, इट विल लुक गुड, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो नाटक समझ में आ गया। इनका एक अपना डेफिनेशन है, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपको एक बेसिक आंसर में शुरू में लिखनी है, फिर एक डेफिनेशन हो गया, आपका काम खत्म। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इनकी भी 3 लाइन की डेफिनेशन है। महिम भट्ट द्वारा नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि भाववाद के वर्णनों में जब आनंदोपलब्धि होता है तो वह रचना काव्य कहलाती है, और जब गातादि से रंजित नटों द्वारा उसका प्रयोग दिखाया जाता है तो वह नाटक बन जाता है। और ये संस्कृत की चीज़ें इसको डिफाइन कर रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा छोटा सा था। ये सारी चीज़ें अगर आप याद कर सकते हो तो याद करिए, क्योंकि आपका 16 से ऑलरेडी एग्जाम है। सो आई डोंट थिंक इतना टाइम है, क्योंकि हमारे पास 2 बुक है याद करने की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी है। बट इफ़ यू कैन, डेफिनेटली यू विल गो फॉर दैट।
अगर आप लिख सकते हो आंसर, इतने में ही बना सकते हो, तो आप आराम से दो दो तो संस्कृत के कोटेशंस याद कर सकते हो ना। अब हम बेसिकली देखेंगे कि नाटक के प्रमुख अंग कौन कौन से, ठीक है। तो देखो, नाटक के प्रमुख अंग में हम लिखेंगे वृत्ति, है ना। वृत्ति यानी कि शैली। एक एक करके एक्सप्लेन, पहले मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है, क्योंकि आपको लिखना होगा ना। नाट्यशास्त्र के प्रमुख अंग में, नाटक के प्रमुख अंग में वृत्ति, शैली। देन हमारे आएंगे अभिनव, ठीक है, सॉरी अभिनय, ठीक है, अभिनय। देन रूपक, देन कथावस्तु, ठीक है, कथावस्तु। एंड देन हमारे आएंगे दृश्य, नेता या नायक। एंड देन आएंगी हमारी नायिका। ओके, चल अब हम अपने बेसिकली फर्स्ट पे चलते हैं, शैली या वृत्ति, ठीक है। तो वृत्ति या शैली को भरत मुनि कहते हैं कि ये नाटक की माता है, ठीक है। भरत मुनि इसे नाटक की माता मानते हैं, और वो कहते हैं कि वृत्ति की एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग डिफरेंस है उसका। और ये वृत्ति भी बहुत तरीके की होती है, हम आपको बताएंगे। देखो, शैली, कोई भी नाटक होती है, अभी हम बोलेंगे, अच्छा जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, जैसे हम बोलते हैं रामायण वगैरह को, जो पुराना रामायण है, जो पुराने कलाकार थे, जैसी स्क्रिप्ट लिखे उन लोगों ने, उस टाइम पे इतनी कैमरा वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, बहुत ही सारे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल नहीं थे, या हम उतना नहीं जानते थे चीज़ों को। लेकिन उन्होंने जैसा नाटक प्रस्तुत किया है रामायण का, जिस तरीके के राम जी को उन्होंने सेलेक्ट किया, जिस तरीके के सीता माता को सिलेक्शन किया, कैरेक्टर्स को जिस तरीके से पिक किया, और उनका एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग्स वगैरह को, उसको देख लो आप। और जो अभी आया था रिसेंटली, जो मूवी आई थी, जो बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गया था कि ये किस तरीके से शो हो रहा है, या आई रिमेम्बर आदि पुरुष, उसको देख लो और इसको देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस। कैरेक्टर के डायलॉग को आप लोग देखो, मतलब इतनी बुरी डायलॉग्स लिखे हैं उसने, मतलब अलग ही एकदम तहस नहस कर दिया है उस सो कॉल पौराणिक कथा का। इतनी बुरी तरीके से मंचन दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि ये क्या लिख दिया, इनको कुछ नहीं पता, ये वो, समझ रहे हो। क्यों हुआ? क्योंकि उसके पात्र वैसे नहीं थे, उसके डायलॉग्स ऐसे नहीं थे, तो बेसिकली कमी क्या रह गई? यही सारी कमी रह गई। तो नाटक को नाटक बनाने के लिए जितने अभी मैं एलिमेंट्स का नाम ली, जैसे मैंने वृत्ति बोला, जैसे मैंने नायक नायिका बोला, ये सब इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वृत्ति का मतलब होता है शैली, किस तरीके से चीज़ें बोली जा रही हैं, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाए तो वृत्ति का मतलब होता है कि स्टाइल ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्टाइल ऑफ राइटिंग, जब हम वर्ड सिलेक्शन को बोलते हैं तो वो डिक्शन में आ जाता है। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि डिक्शन क्या होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरी हिंदी एक नॉर्मल है, क्योंकि मेरे वर्ड्स का सिलेक्शन एक नॉर्मल इंसान की तरह, आम बोलचाल भाषा की तरह मैं बोल रही हूँ। लेकिन इसी में एकदम तटस्थ क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करने लगूँ तो वो मेरा डिक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि यार इन्होंने शुद्ध हिंदी बोलना चालू कर दिया है। कैसे पता चला? सिलेक्शन ऑफ वर्ड से पता चला। तो शैली, वृत्ति यानी कि स्टाइल होती है कि किस तरीके से वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो वृत्ति का मतलब होता है स्टाइल, शैली, जिसे नाटक की माता भरत मुनि ने कहा है। और इसमें 4 नाट्य वृत्तियाँ बताए गए हैं काव्य शास्त्र में। कौन कौन सी 4 नाट्य वृत्ति हैं? कौशिकी है, जिसमें श्रृंगार रस में प्रयुक्त होती है। सत्यवती है एंड आर्यभट्टी है। आर्यभट्टी में आप देखोगे कि वीर, रौद्र, विभत्स रस के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे आपने कोई सेंटेंस देखा और कोई भी मैंने वाक्य, इवन फॉर एग्जांपल कोई मैंने रचना देखी, 4 लाइन का एक कविता ही है, ठीक है, वो जिस टोन में जो स्टाइल में लिखी गई है उसी को वृत्ति बोलेंगे या शैली बोलेंगे। उसी की शैली, उसी की स्टाइल वृत्ति ही तो है। और उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर श्रृंगार रस है तो वो कौशिकी वृत्ति है, ठीक है। आर्यभट्टी वृत्ति तब आएगी जब या तो उसमें वीरता की बात होगी, रौद्र, गुस्सा, विभत्स चीज़ों दिखाई जा रही है, यानी
खून खून से सना हुआ पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रणभूमि दिखाया जा रहा है। इस तरीके के जब आप शैली को देखोगे, इस तरीके के जब आप एक काव्य के स्टाइल को देखोगे, जब आप पढ़ोगे, अगर आपको लगेगा इस तरीके के रस यूज हुए हैं उसमें, तो उसमें कौन सी वृत्ति आएगी, उसमें पर्टिकुलरली आर्यभट्टी वृत्ति का इस्तेमाल हुआ है। और भारतीय सबसे सर्वश्रेष्ठ वृत्ति मानी जाती है। देखो 4 यहाँ पे लिखा भी है, भारतीय को सर्वश्रेष्ठ वृत्ति माना गया है क्योंकि वो सभी रस के अनुकूल होती है। मतलब कोई सा भी रस हो वो इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। ओके, अब देखो ये बहुत तरीके के होते हैं, राइट। मैंने अभी इसमें 10 भाड़, व्यायोग, इन सब चीज़ों का आपको सिर्फ नाम लिखना, देयर इज़ नो नीड टू लर्न दीज थिंग्स, ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू लर्न। संभवकार, डिम। अब देखो नेक्स्ट हम आ जाएंगे, फर्स्ट हमारा हो गया वृत्ति, एंड देन सेकंड हमारा हो जाएगा अभिनव। अब सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो वाई मैं बार बार अभिनव क्यों बोल रही हूँ। अभिनय, ठीक है। अभिनय क्या होते हैं, इसी पे नाटक की सफलता निर्धारित होती है। कोई नाटक, कोई मूवी देखते हो और बोल के आते हो ना कितना बेकार सा मूवी था, है ना, या कोई नाटक देखते हो कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी या कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था, कितनी फालतू के पात्र चूज़ किए हैं, कैसा दिख रहा है वो, कपड़े भी ढंग से नहीं चूज़ किए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि किसी भी नाटक, किसी भी मूवी की सक्सेस इसी पे डिपेंड होती है, वो होता है अभिनय। पात्रों के शारीरिक क्रिया, हाव भाव, सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। ये इसलिए थोड़ा सा एक ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है, क्योंकि इसी में आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 तरीके के अभिनव होते हैं। उसको मैं थोड़ा सा अभी समझा देती हूँ कि अभिनय कैसे, आई एम रियली सॉरी, अभिनय कैसे। ओके, देखो इसमें आते हैं कि जो हमारे पात्र हैं उनके शरीर की गतिविधि, हाव भाव, भाव भंगिमा, मुद्राएं, सब कुछ अभिनय में ही आता है। एक्टिंग, इसी में आता है उनका भाषण, उनकी वाक्य को किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, ठीक। इसी में उनका आता है आहार्य, जिसमें उनके मेकअप, वेशभूषा, मंच सज्जा, ये, और उसी में उनकी आती हैं आंतरिक भावनाएं। अब मैं इसको समझाती हूँ कि मैंने क्यों कहा कि सक्सेस ड्रामा का अभिनय पे डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, वेरी सिंपल। मैंने किसी एक कैरेक्टर को देखा और मैं उसको देख रही हूँ, एंड वो कैरेक्टर अच्छे से वो कैरेक्टर प्ले कर ही नहीं पा रहा, उसकी ड्रेस जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर राम जी के कैरेक्टर को बताना चाहूँ तो राम जी की वेशभूषा होनी चाहिए कि नहीं, है ना, मुकुट होना चाहिए सर पे, गले में माला होनी चाहिए, है ना, वो जो चंद्र पे जो जो उनके भाल पे जो एक तिलक होना चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद उनके हाथ में धनुष बाण होना चाहिए, चेहरे पे चमक, वो हमेशा शांत रहते थे, एकदम स्माइल करते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। पूरा रामायण देख लोगे आपको समझ में आएगा, हमेशा वो मुस्कुराए, है ना। बाद में फिर जो सीता हरण के बाद का सीन थोड़ा सा डिफरेंट था, बट राम जी की एक स्माइलिंग फिगर को, जैसे आप शिव जी को देखोगे, शिव जी के चेहरे पे कभी आप टेंशन नहीं देख पाओगे, उनको हमेशा राम राम का जप करते हुए देखोगे, या फिर एकदम मौन होके चुपचाप होके समाधि लेते हुए देखोगे, है ना, आंख बंद करके रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। शिव जी का ऐसा है, ठीक है। तो हमें अगर शिव जी का कैरेक्टर प्ले करना है और सामने वाले का चेहरा ऐसा है कि वो देखने में नॉर्मली भी उसका चेहरा गुस्से में ही लगता है और वो शिव जी का पाठ कर रहा है, वो कैसा लगेगा, नहीं सही लगेगा ना। शिव जी का पाठ कर रहा है तो उसके आंगिक में समझ में आना चाहिए कि उसकी शरीर की गतिविधि, स्माइल करती हुई, आंख बंद, मौन, है ना, प्रसन्नचित बोलते हैं, वो आंगिक आ जाएगा, अभिनव का फर्स्ट टाइप। सेकंड आ जाएगा कि उनकी वाणी कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसा होना चाहिए, कैसे बोल रहे हैं वो। शिव जी का कोई भी देवों के देव महादेव देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिलीवर कितनी आराम से उस डायलॉग को कर रहे हैं वो, ठीक है। देवों के देव महादेव में जो कैरेक्टर प्ले किया है, डोंट नो द नेम ऑफ द कास्ट, बट जिस तरीके से वो नंदी और एकदम आराम से, एकदम लगता है कि एक्सप्रेशन लेस है और बस बोल रहे हैं आराम से, क्योंकि वो मौन में है और जिसके चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं होती है, वो किसी चीज़ को कुछ बता रहा है, स्माइल कर रहा है, और वो जो भी चीज़ें बोल रहा है सबको आइडिया दे रहे हैं, तो वो वैसा बोलेंगे ना। लेकिन कृष्ण जी का अगर कोई कैरेक्टर प्ले करे तो तुम एकदम क्यूट सा और
मैक्सिमम वैसा कि एकदम कैसे बोलूँ मैं, कैसे डिफाइन करूँ कृष्ण जी को। आई एम नो वन टू डिफाइन, बट हमेशा एकदम खिलखिलाता, मुस्कुराता, मजाकिया टाइप। क्योंकि उनके कास्ट पुराने महाभारत को देखोगे और कृष्ण जी को देखोगे, मुस्कुराते रहेंगे, थोड़ा सा इशारे कर रहे होंगे और मौन में मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जब देखा कि महाभारत में अब अर्जुन के ऊपर थोड़ा संकट था, तो उन्होंने तुरंत सूर्य अस्त करा दिया और मुस्कुराते रहे और सूर्य अस्त करा दिया। तो ही इज़ द कैरिस्मेटिक कैरेक्टर, बहुत ही अमेजिंग से। तो उनको डिफाइन करना होगा, उनको प्ले करना होगा, तो उनकी भाषा कैसी होगी, वाचिक में आएगी। आहार वेशभूषा आपको पता है, अगर शिव जी को बताना होगा तो गले में सर्प आना ही चाहिए, वो नहीं होगा, भाल मतलब उनके मस्तक पे चंद्र नहीं होगा और उसके बाद गंगा जी नहीं होंगी, तो डिफाइन ही नहीं करेगा कोई को शिव जी हैं, नहीं लगेंगे वो, है ना। मेकअप होगा, मंच सज्जा कैसे दिख रहे हैं, ये डिफाइन करता। कोई देवी देवता, क्यों देवी देवता लगते हैं, क्योंकि सर से लेके पाँव तक वो वैसे ही दिखते हैं, सजे रहते हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, हाथ ऐसे है, मुद्रा में हाथ बने हुए हैं, है ना। अगर कोई फीमेल डीटी को दिखाया जा रहा है तो उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है ना, और बिंदी है, रेड कलर की मैक्सिमम ड्रेसेस हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आहार में आ जाती हैं। एंड लास्ट सात्विक होता है, जो उनकी आंतरिक भावनाएं हैं। समझ में आ रहा है? ओके। तो आई होप कि ये 4 तरीके की चीज़ें समझ में। आंगिक यानी कि शरीर की गतिविधि, है ना, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरे चेहरे पे शिकन है कि नहीं, मेरे हाथ के मूवमेंट्स, मेरे हाव भाव। वाचिक में मेरी जो भी वाणी है, जो भी मेरा भाषा है, क्लिष्ट लैंग्वेज है, तो समझ में आता है कि कोई पौराणिक चीज़ों से ही रिलेटेड है। और नॉर्मल डे लैंग्वेज है तो हमें पता है कि नॉर्मल डे लाइफ की, एक नॉर्मल टीवी सीरियल्स क्यों एक टिपिकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं, है ना। ओके। देन आहार में आ जाएगा वही वेशभूषा, मेकअप। एंड सात्विक में उस कोई हम कैरेक्टर को देखते हैं और कैसे जानते हैं कि ये दुखी है, उसकी आंतरिक भावनाओं को वो जिस तरीके से एक्सप्रेस करता है स्टेज पे, वही तो होता है सात्विक। हम क्यों जानते हैं कि देखो बहुत खुश है, मेरा जैसा रहन सहन रहेगा, अगर मैं दुखी हूँ जो पता है, मैं गुस्सा हूँ वो भी पता चलेगा। एक सात्विक में उसकी आंतरिक भावनाएं आती हैं, ठीक है। सो अब दिन रूपक आता है। रूपक का परिभाषा देते हुए कहा गया है, तदुपारोपात तु रूपम वस्तु नेता तथा रस के तारतम्य वैभिन्न और वैविध्य के आधार पर रूपक के 10 भेद होते हैं। रूपक क्रमशः नाटक, प्रकरण, भाषा, व्यायोग, समन्वयकार, डिम, इहामृग, अंग, विथि, प्रहसन। रूपक के इन भेदों का आधार अंग विभाजन, पात्र, भाषा, वेशभूषा आदि ही है। आचार्य भरत के नाट्यशास्त्रम, 10 रूपक, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश आदि सभी ग्रंथों के रचयिताओं ने रूपक के उपर्युक्त 10 भेद ही स्वीकार किए। तो अगर आपसे पूछे कि रूपक क्या है, तो उसका ये एक संस्कृत में कोटेशन लिखना और फिर बताना कि रूपक के 10 भेद हैं, ठीक है। इसमें आएगा नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संभवकार, डिम, इहामृग, अंक, विथि, प्रहसन, ठीक है। ओके। वस्तु नेता रस के तारतम्य वैभिव्य, भिन्न और वैविध्य के आधार पर रूपक के 10 भेद होते हैं। ओके। देखो रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें पहला आता है नाटक। नाटक के बारे में मैं बता चुकी हूँ, सर्वप्रथम भेद स्वीकार किया है। और देन सेकंड है प्रकरण। इसमें बेसिकली रूपक के इस दूसरे भेद प्रकरण की कथा वस्तु मूलतः क्या होती है, लौकिक एवं कल्पित हुआ करती है। नायक कोई धीरे स्वभाव वाला मंत्री, ब्राह्मण या वैश्य आदि जातियों का हुआ करता था। धर्म अर्थ का काम की साधना को ही इसे महत्व दिया गया है। इस आदि की योजना नाटक के समान ही रहा करती है। जस्ट अ सेकेंड। देखो बेसिकली क्या है ना कि आई थिंक रूपक के बारे में उसके नाम को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। इसके अंदर आप बताओ या ना बताओ वो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हाँ 10, क्योंकि आप देख सकते हो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी 4 रूपक का नाम तो पूछ ही सकता है आराम से। और क्योंकि
इस सब चीज़ों को यूजुअली क्या होता है कि हम लोग कंसिडर नहीं करते, कहते हैं यार मेजर थीम पढ़ के जा रहे हैं तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, बट वो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा है ना, अमृत दिव्या मृगी सहित सदृश नायिका की इच्छा वाला नायक, ये अमृत होगा। नायक धीरो एक सेकेंड, मैं इसको आपको समझाऊंगी नायक नायिका के टाइम पे ना। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट लोगों ने इसको बहुत सारी चीज़ों को रूपक में ही डाल दिया है, बट नायक का 4 भेद है जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो जो टर्म्स दिखे हैं वो नायक के 4 भेद का ही है। ठीक है, और नायिका नायिका को भी हम लोग रूप गुण संपन्न स्त्री के रूप में दिखाते हैं, जिसमें उत्तमा स्त्री, प्रिय हितकारक, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। रूपक को जस्ट अ सेकेंड, हम आगे बढ़ेंगे हम रूपक को, और हम इसको नायक वाला पार्ट हम उस पर समझेंगे। ठीक है, एटलीस्ट आप लोग नाम 10 याद रखिएगा, यूजुअली उसी तरीके से पूछता है। देन हम कथा वस्तु पे चलेंगे। कथा वस्तु भी देखो 2 तरीके की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक। देखो बेसिकली कथा वस्तु क्या है कि वही मेरा मेन थीम ड्रामा का है ना, जिसके ऊपर हम नाटक लिख रहे हैं, नाटक प्रस्तुति कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट मैटर इस कथा वस्तु। ठीक है, ये कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, आधिकारिक और प्रासंगिक। अब आधिकारिक 3 तरीके के होते हैं, ऐतिहासिक या पौराणिक कथा वस्तु, काल्पनिक कथा वस्तु या मिश्रित कथा वस्तु। यूजुअली आज के ज़माने में मिश्रित ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो ऐतिहासिक कथा वस्तु दिखाने के लिए बहुत ही टिपिकल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि उस तरीके की वेशभूषा, उस तरीके के कैरेक्टर्स, उस तरीके की वाणी, उस तरीके की लैंग्वेज, ऊपर से नॉलेज, ये सब चीज़ों का एक सार होता है ये। और पौराणिक कथा वस्तु को दिखाना इज़ एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज जो बंदा वो परफॉर्म कर रहा है उसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होगी। नॉर्मली हम सीरियल देखते हैं तो वो कैसे बात करता है, हर स्टेट का एक अलग सीरियल होता है, बंगाली का अलग सीरियल होता है, तो उनकी लैंग्वेज बांग्ला होती है, तो आप और मैं एक नॉर्मल भाषा ही वो बोलते होंगे, क्लिष्ट बांग्ला नहीं बोलते होंगे। जैसे हमारे यहाँ जो सीरियल्स दिखते हैं वो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, समझ पाते हो आप और मैं, तो वो नॉर्मल हिंदी होती है। इसलिए ऐतिहासिक कथा वस्तु में हम ऐतिहासिक फिगर को लेते हैं या फिर पौराणिक फिगर को लेते हैं, जैसे राम जी को ले लिए, और ऐतिहासिक फिगर में हम महाराणा प्रताप को ले लिए, ठीक है, अशोक को ले लिए। तो इस तरीके के फिगर को लेके अगर कोई ड्रामा प्रस्तुति हो रही है, पृथ्वीराज चौहान को ले लिए, तो वो ऐतिहासिक में और पौराणिक कथा वस्तु में आएंगी, उनके बारे में, उनकी चीज़ें। देन काल्पनिक कथा वस्तु। अब काल्पनिक चीज़ें अब फिक्शनल हो जाएंगी, कुछ भी डिफाइन कर लो, कैसा भी कोई नया कैरेक्टर बना लो। यूजुअली सीरियल्स तो सब कुछ एक फैंटेसी होती है ना, मैंने सोच लिया कि एक लड़की होगी, गरीब घर की होगी, लेकिन उसके में बहुत टैलेंट होगा, फिर वो आगे चल के बहुत बड़ी स्टार बन जाती है, बहुत ही अपने पैर पे खड़ी हो जाती है, मेरा ये मेन कथा वस्तु है, फिर मैं कैरेक्टर्स निर्माण कर रही हूँ, तो काल्पनिक कथा वस्तु में आएगा ये सब। ठीक है, जो यूजुअली सीरियल्स वाले करते हैं, या यूजुअली मूवीज़ इसी बेस पे बनती है ना। हम डिफाइन करेंगे कि लड़की का सोशल क्लास क्या होगा, लड़की कौन होगी, नाम से लेकर हर चीज़ मेरे ऊपर है, क्योंकि वो काल्पनिक है, मेरे सपने में जो आएगा मैं वो मान लो नाम लिख दूँ। ठीक है, इट्स ऑल अप टू मी, राइट। देन आ जाए मिश्रित कथा वस्तु। अब मिश्रित कथा वस्तु में जैसे आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे होंगे जो हिस्टोरिकली उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिले। अब जैसे बहुत सारे, जैसे अब मान लो जोधा अकबर जो सीरियल आता था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जोधा अकबर, वो खुद बोलता है कि ऐतिहासिक से कोई लेना देना नहीं है, जब आप उसके डिस्क्लेमर को पढ़ोगे तो वो बोलता भी है कि हमने कोई ऐतिहासिकता का दावा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक फिगर को मिश्रित कथा वस्तु के साथ बना के वो मिश्रित कथा वस्तु बनाए, जिसमें फिगर तो ऐतिहासिक है, जोधा है, अकबर है, लेकिन रियलिटी से कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, इसको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए, क्योंकि क्योंकि आपने कैरेक्टर को पुराना ऐतिहासिक उठाया है, लेकिन आपने उसको अकॉर्डिंग में उसमें लव एंगल दिखा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भूत प्रेत दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैंने उसमें कल्पना डाल दी है और एक ऐतिहासिक कैरेक्टर को चूज़ कर लिया है ना, जैसे जोधा। तो इसी वजह से ये आ जाती है मिश्रित कथा वस्तु। तो आधिकारिक जो है, आधिकारिक कथा वस्तु 3 प्रकार के, और प्रासंगिक कथा वस्तु जो होती है वो क्या होती है? तो बेसिकली मुख्य कथा को आधिकारिक कथा कहा जाता है,
और सहयोगी कथाओं को प्रासंगिक कथा कहा जाता है। इसको हम प्लॉट से देख सकते हैं। यूजुअली कथा का मतलब होता है एक स्टोरी, तो हम इसको प्लॉट से कनेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि जैसे हम कभी इंग्लिश में प्लॉट पढ़ा होगा, अगर आप लिटरेचर के बच्चे होंगे तो भी, तो यूजुअली क्या होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल मान लो कोई सीरियल देखा आपने, उसमें आपको प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो हीरोइन आपको पता है कि यही दोनों बंदे हैं, इन्हीं लोगों में लव एंगल दिखा रहा है, इन्हीं लोगों में लड़ाई झगड़ा, इनका अलग होना दिखा रहा है, तो आपको पता है कि मेन कैरेक्टर है कौन आखिर यहाँ पे, ठीक है, ओके। लेकिन उसी स्टोरी में अगर किसी सेकंड मेजर कैरेक्टर, वो मेजर कैरेक्टर नहीं है, प्रोटागोनिस्ट हीरो हीरोइन नहीं है, सेकेंडरी कैरेक्टर ही है, उसी सेकेंडरी कैरेक्टर की लव स्टोरी दिखा रही है या उनका झगड़ा भी दिखा रहा है साइड में, तो मुख्य कथा कौन हो जाएगी, वो हीरो हीरोइन की लव स्टोरी, और उसकी सहयोगी कथा को प्रासंगिक कथा बोलते हैं। समझ में आया? यानी इसके सहयोगी कथा है, प्रासंगिक कथा है ना। जैसे हम लोग आई डोंट नो, मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ और मैं इंग्लिश के एग्जाम्पल्स दूँ, मुझे नहीं पता आपने सुना होगा कि नहीं, बट इफ़ यू हैव एवर हर्ड अबाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, तो उसमें 2 लव स्टोरी डिफाइन की गई है, एक एलिजाबेथ की लव स्टोरी है और उसकी एक बड़ी बहन जेन की लव स्टोरी है। समझ रहे हो? तो मेन कैरेक्टर तो एलिजाबेथ है, बट जो सेकेंडरी कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगी, सहयोगी कथाओं की तरह है, तो इसीलिए वो प्रासंगिक कथा है, ठीक है, ओके। नाउ जो मुख्य कथा को आगे बढ़ाता है, ठीक है, और प्रासंगिक कथा के भी 2 प्रकार होते हैं, पताका एवं प्रकटी। जब प्रासंगिक कथा का मुख्य कथा के साथ अंत तक निर्वाह किया जाता है तो उसे पताका कहा जाता है, और जब बीच में उठकर दूर साथ चलती हुई वह समाप्त हो जाए तो वो क्या हो जाती है, इस प्रकार की कथा प्रकटो कहा जाता है। तो प्रासंगिक 2 तरीके के होते हैं, पताका जो शुरू से अंत तक चल रही हो, और प्रकटी जो बीच में से शुरू हुई हो और अंत तक समाप्त हो जाए, ठीक है। इट्स ऑल्सो ईजी, फॉर एग्जाम्पल चलो अच्छा मैं 2 कैरेक्टर देती हूँ। मान लो तुम और तुम्हारी बहन इज़ अ मेन कैरेक्टर, तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम्हारी बहन साइड कैरेक्टर है, और वो तुम्हारे साथ शुरू से तुम्हारी हेल्प की है और अंत तक तुम्हारी हेल्प करती गई है, ठीक। या फिर मान लो सेकंड, तुम्हारा कोई दुश्मन रहा है उसी स्टोरी में, ठीक है। मान लो तुम अपने किसी दुश्मन को इमेजिन कर लो, हर किसी का होता ही हो, कोई ना कोई तो होता है कि भाई इससे तो मैं बहुत नफरत करती हूँ या ये मुझसे बड़ा नफरत किया। तो तुम जो मेन कैरेक्टर हो, तुम्हारी बहन जो तुम्हारी साइड है, अभी थोड़ा उसको भूल जाओ। अभी तुम्हारा दुश्मन है जो हमेशा से तुम्हारा दुश्मन था, लेकिन बीच में अचानक से वो तुम्हारा दोस्त बन गया और अंत तक उसने अपनी दोस्ती निभाई, तो वो बीच में उठ के तुम्हारा लास्ट तक समाप्त हुआ, वो पताका कहा जाएगा। और जो तुम्हारी बहन थी, सॉरी वो तुम्हारी बहन थी, वो पताका कही जाएगी क्योंकि शुरू से अंत तक थी, और जो बीच में अचानक से प्रकट हो गया उसे प्रकटी कहा जाएगा। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। हाँ जी, आपको याद करना ही है, याद होगा नहीं, याद करना है, ओके। और कथा के बहुत सारे भेद भी बताए गए हैं। कथा वस्तु के 5 कार्यावस्थाएं हैं जिस मूल कथा सोच की प्रस्तुति हो रही हो। अब जैसे प्रकृति के आधार पर अगर कथा का 2 तरीके का डिवीजन करें तो उसमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों आ जाएगा। दृश्य जो मंच पर पात्रों के द्वारा चित्रित किया जाता है, दिखाई जाता है, और सूक्ष्म जिसका अभिनय न किया जाए अपितु सूत्रधार अथवा किसी अन्य पात्र के द्वारा सूचना दे दी जाए, ठीक है। बेसिकली आपको इतना ओवर डीप में मत जाइएगा, क्योंकि जब ये 3 आपने लिख दिया ना, जैसे कथा वस्तु के टाइप्स लिख दिए, तो यूजुअली क्या होता है, लोग अगर कथा वस्तु जैसे मान लो आप नहीं पढ़े होते और हेडिंग पढ़ के जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि टाइप्स भी होता है, तो यूजुअली हम यही लिखते हैं कथा वस्तु ये होती है मेन कोर कंटेंट, मेरा आइडिया, जो थीम है जिसपे कथा निर्धारित करती है, सब कुछ इसमें हो जाता और वो आगे बढ़ जाता, तो उसी पे टीचर नंबर नहीं देता। अब आपने ऑलरेडी लिख दिया कि 2 तरीके के होते हैं, उस टाइप में भी सब टाइप है, 3 तरीके के, 2 तरीके के, तो ऑलरेडी आपको मार्क्स अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप और डेप्थ में लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा कि प्रकृति के आधार पर कथा के 2 भेद होते हैं, दृश्य जो दिखता है पात्रों द्वारा, और सूक्ष्म जिसका सूचना अन्य पात्रों द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब नेता है या नायक, मैं इसी 4 टाइप्स की डिस्कशन कर रही हूँ, आप इसको खुद लिख सकते हो। नेता या नायक यानी प्रोटैगनिस्ट मेल कैरेक्टर, ठीक है, जो केंद्र बिंदु बनाकर कथानक शुरू होता है, अग्रसर किया जाता है, किंतु इसे शीर्षक
मानकर इसके अंतर्गत समस्त पात्रों और चरित्र चित्रणों का अध्ययन भी किया जाता है। नायक नाटक का सर्वप्रथम प्रमुख पात्र है और संपूर्ण कथा वस्तु को वो फल की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, जैसे तुम्हें किसी सीरियल के प्रोमो को अगर देखा हो, प्रोमो यानी एक झलक दिखा दे कि नया सीरियल शुरू होने वाला है। ठीक, अब आप उसको देखें और आपने एक बार ही एक फर्स्ट प्रोमो में आपको देख के समझ में आ जाता है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है। क्यों समझ में आता है? कैसे पता लग जाता है कि यही मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर ये है, लीड कैरेक्टर ये है, मेल फीमेल, कैसे पता लगता है? उस प्रोमो में दो लोगों की एक स्टोरी दिखाई जाती है। एक तरफ दिखाया जाता है कि ये बहुत गुस्सैल है, एक तरफ दिखाया जाता है बहुत ही इनोसेंट है, मासूम है ना। या फिर एक तरफ दिखाया जाता है कि इसको पार्टियों का बहुत शौक है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सती सावित्री है, संस्कारी है। और दो लोगों के साथ फिर अचानक से एक शादी का प्रोमो दिखाया जाता है, या शादी का नहीं भी दिखाया जाता है, बार बार टकराने का दिखाया जाता है, एक दूसरे से नफरत का दिखाया जाता है। समझ रहे हो? नफरत से शुरू होती है स्टोरी, समझ में आ जाता है कि इन दोनों की लास्ट में शादी होने वाली है। उसके बाद भले ही अलग हो क्या हो, उसी के बेसिस पे तो पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है। बट हमें एकदम अंदाजा हो जाता है ये मेल कैरेक्टर है लीड कैरेक्टर, ये फीमेल कैरेक्टर है लीड कैरेक्टर। वही होता है नेता या नाटक, जो सर्वप्रथम है, जो कहानी को फल की तरफ अग्रसर करता है। ठीक, नायक की 4 प्रकार की कल्पना की गई है। धीरोत्तर नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक, धीरोद्वत नायक। ठीक है, इनमें अग्रलिखित अंतर होते हैं। धीरोत्तर नायक में निम्नलिखित गुण होते हैं जो कि आप देख सकते हो। इसे सुख दुख अभिभूत नहीं कर पाते, या आत्म इलावी नहीं होता, अर्थात अपनी स्वयं प्रशंसा नहीं करता। धीरोदात्त नायक, जो फर्स्ट वाला था उसकी बात हो रही है। धीरोदात्त नायक सॉरी, आज मुझे हो क्या गया है, नायक तो उसके बाद अभिनय को अभिनव। व्हाट आई एम डूइंग गॉड। ओके, अब देखो, आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे, मे बी पिक्चर में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। अब हम जानेंगे आखिर में कि रंगमंच के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रंगमंच के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक लाइन मिस कर दिया है यहाँ पे, या तो एक स्लाइड ही पूरी गायब है। कोई बात नहीं, आई अपोलोजाइज एंड आई टेल यू व्हाट इज दिस, क्योंकि ख ग है तो मैं समझ गई कि क तो गायब है। तो देखो, बेसिकली जो रंगमंच है, राइट, रंगमंच, आई डोंट नो कि कभी आपने इस चीज़ को रियल में देखा है कि नहीं। मुझे याद है कोई दिल्ली से ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स आए थे एंड आई वाज देयर इन द कॉलेज एंड आई एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली, एंड देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड शिवाजी। ओ माई गॉड, द वे ही परफॉर्म्ड लाइव, आई थिंक इससे बेटर वो कहीं मैंने देखा नहीं होगा नाटक ऐसा। एंड टीवी सीरियल वाले या कोई भी मूवी बनाने वाले इतने सारे इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके, सीन्स को कट कर करके, और वो लोग लगातार 2-3 घंटे के परफॉर्मेंस दिए और शिवाजी के कैरेक्टर को प्ले किया, स्ट्रगल दिखाया। लिटरली हम लोगों को गूज़बम्स आ रहे थे, बार बार हम लोग की आँख में आंसू आ जा रहा था, और बहुत ही वंडरफुली एक्सप्रेशन कि आँख बंद करते ही आँख खोल रहे हैं कैरेक्टर से, उनके आँख में आंसू है। ओ माई गॉड, आज भी मैं याद करती हूँ ना, आई फील लाइक ओ गॉड यार। एंड दे आर इन सो हरी कि जैसे ही उन्होंने ड्रामा परफॉर्म किया, सब लगातार चेंज करके वापस आए, एंड जैसे ही चेंज करके आए, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था किसी को देख के। मैं सोची यार ओ गॉड, सबने चेंज किया है, सबने अपनी दाढ़ी हटा दी, ड्रेसेस हटा दी। मैं सोची ओ गॉड यार, अब ये नहीं अच्छे लग रहे हैं। जब पहले ही सारे एक तरीके के ड्रेस में थे तो कोई नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, इस लेवल का वो शिवाजी का कैरेक्टर था। उनके साथ वाले लोगों का भी ऐसा ही कैरेक्टर था, एकदम वीर शूरवीर एक तरीके से, है ना। और ऊपर से शिवाजी के कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने शो किया था, जैसे ही वो कपड़ा चेंज कर गया, मैं कि यार ये क्या है, क्यों। दे आर इन सो हरी कि उन्होंने तुरंत ट्रेन पकड़नी थी, फटाफट वो लोग कॉलेज से जाने लगे। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अच्छा है कि आज मैं एब्सेंट नहीं थी, अदरवाइज मैं मिस कर जाती। वेरी वंडरफुल। तो अब हम उसी रंगमंच के बारे में बात करेंगे। रंगमंच क्या है? नाटक एक दृश्य काव्य है और उसकी सफलता अभिनय पर ही डिपेंड करती है, और वह सफल अभिनय के लिए एक सुसज्जित रंगमंच का होना आवश्यक है। हम जब एक स्टेज बोलते हैं जिसपे परफॉर्मेंस होती है लाइव, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइटिंग होती है, इफ़ेक्ट्स होते हैं, सीन चेंजेस करने के लिए हमारे पास स्क्रीन होती है
है ना, यहाँ पर्दे लगे होते हैं, पर्दा बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, रंगमंच। भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य शालाओं को उल्लेखित किया है। वो 3 तरीके की नाट्यशाला क्या है? पहला है चतुरस रंगमंच, दूसरा है विकृष्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है विकृष्ट रंगमंच, और तीसरा है त्रयस्त्र रंगमंच। तो पहला, अब आप इसी अपने कॉपी में लिखो फर्स्ट। 3 प्रकार के रंगमंच होते हैं, 3 तरीके के रंगमंच होते हैं, जिसमें पहला रंगमंच है चतुरस रंगमंच। ठीक, देखो चतुरस रंगमंच क्या होता है? ये वर्गाकार होता है, 108 हाथ लंबा चौड़ा, 64 हाथ का मध्य, यानी देखो अब कैसे दिखा रहा है, लंबाई चौड़ाई डिफाइन कर रहा है, मिडिल लेंथ डिफाइन कर रहा है कि मध्य 64 हाथ का, 108 हाथ का लंबा चौड़ा और 32 हाथ का कनिष्ठ रंगमंच माना जाता है। ठीक, अब इसको लिखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनूं और अब इसमें नहीं दिया है इमेज ने तो इनकी गलती है, हम इसको स्किप कर रहे हैं, नहीं। चतुरस रंगमंच 108 हाथ लंबा चौड़ा, 64 हाथ का मध्य, ये डिस्टेंस बताई गई है कि कौन सा किस तरीके का रंगमंच कितना बड़ा होना चाहिए, स्टेज की बात की जा रही है। एंड 32 हाथ का कनिष्ठ रंगमंच माना जाता है। ओके, देन अब आते हैं हमारे विकृष्ट रंगमंच की। इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी होती है, जितनी चौड़ाई होगी उसकी दुगनी लंबाई होगी, और इसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसके भी 3 भेद होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस, ठीक है। तो विकृष्ट के भी 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं। त्रस्त्र रंगमंच तो आपको पता ही है, ये ट्रायंगल शेप का होता है, त्रिभुजाकार, ठीक है। यह सबसे विकृष्ट रंगमंच श्रेष्ठ होता है। ओके, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। और अब रंगमंच को 2 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं, ये भी वहीं पे लिखा है, थैंक गॉड कि ये मिस नहीं था। रंगमंच को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व का भाग अभिनय के लिए होता है, ठीक है। उसके पृष्ठ भागों को नेपथ्य कहा जाता है। जो दूसरा भाग होता है वो दर्शकों के लिए, यानी एक होता है अभिनय के लिए, नाटक हो रहा है, उस पर परफॉर्मेंस हो रही है, एंड जो सेकंड भाग होता है उसी स्टेज का, वो दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए होता है। तो वो पूरे स्टेज को कैसे डिफाइन किए? ऑडियंस प्लस 2 अभिनय वाला पार्ट है, ठीक है। रंगमंच के 2 भाग। अब हम देखिए रंगमंच की विशेषताएं क्या होती हैं। सिंपल, बेसिकली यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो रंगमंच है, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द पेज, हाँ, रंगमंच की विशेषताएं हो कि ये पूरा 3 है, या इट इज कंप्लीटेड, राइट। रंगमंच की विशेषता में पहला है धार्मिक रंगमंच, जिसमें धार्मिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, गा के, सस्वर वाचन करके, नृत्य करके। धार्मिक रंगमंच वो होता है। लोकमंच क्या होता है? जिसमें प्रेम, वीरता, सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा, सेक्युलर, अगर कोई कहा जाए सेक्युलर विषय लेकर अगर नाटक हो रहा है, लोकमंच कहा जाता है उसे, ठीक है। इसमें रिलीजियस चीज़ें नहीं आती, सेक्युलर चीज़ें, सोसाइटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और पारंपरिक रंगमंच में क्या होती है? अगर हम परंपरा बोल रहे हैं तो हर क्षेत्र का अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर पे जैसे छठ मनाया जाता है, मे बी बिहार में डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है, राइट। मेरे घर पे जैसी जन्माष्टमी मनाई जाती है, मे बी आपके एरिया में डिफरेंट मनाई जाती हो। एक ही फेस्टिवल को, वो करवा चौथी को देख लो, कोई किसी तरीके से पूजा करता है, कोई किसी तरीके से पूजा करता है। तो स्थानीय और क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर ये पारंपरिक रंगमंच होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो वेल, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल रहा हो। स्पेशली जो भी, जैसे भी, आई नो कि देर इज़ नो PPT, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑब्वियसली, बट आई होप कि मैंने जो भी एफर्ट किए वो आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, डेफिनेटली यू कैन गिव मी इन द कॉमेंट सेक्शन। यू आर ऑल फ्री टू गिव योर ओपिनियन। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप मुझे बताओ कि मैम आपको क्या चेंज करने की नीड है। आई डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय श्री राम।